एकांकी संचय से लिखी गई कहानी है। ध्यान दीजिएगा, कहानियों में पात्र और पात्र से जुड़े संबंध अगर आपको आएंगे तो कहानी आसान हो जाएगी, क्योंकि ये सब कहानियां आपको किसी ना किसी नाटक के रूप में मिलेंगी। आइए, एकांकी का मतलब होता है अ सिंगल स्टोरी। तो एकांकी नाम है संस्कार और भावना, और गायब हो गया, संस्कार भावना लिख दिया, चलो कोई बात नहीं। ये विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई ये एक कहानी है, संस्कार और भावना, ठीक है ना। और इसमें रूढ़िवादियों की तरह, है ना, आदमी को बंधन अर्थात पुरानी परंपराओं को त्यागना पड़ेगा। जैसे जैसे समय बदल रहा है हमें अपनी सोच भी बदलनी पड़ेगी, नहीं तो हम अपनों से दूर हो जाएंगे। इस कहानी में 5 पात्र हैं। एक माँ है जो पुराने संस्कारों से, रूढ़िवादिता से जुड़ी हुई है, अपने बच्चों से तो बहुत प्यार करती है, पर उसको अपने रूढ़िवादी, पुरानी ऑर्थोडॉक्स जिसे कहते हैं परंपराओं का ज्यादा मोह है। उसका एक बड़ा बेटा है अविनाश, बड़े बेटे की बहू जो कि दूसरी जाति की है, हाँ छोटी जाति की है, उससे उसका नाम भी नहीं दिया है कहीं भी उस पूरी कहानी में, इस एकांकी में। इसका छोटा बेटा अतुल और उसकी पत्नी उमा। आइए कहानी क्या है देखिए। तो मां एक, इस कहानी में जो मां है वो एक हिंदू वृद्ध महिला है और समाज की रूढ़िवादी संस्कारों से ग्रस्त है, अर्थात पुरानी परंपराओं को मानने वाली, पालन करने वाली, और इसके लिए वह कुछ भी कर सकती है, यहां तक कि अपने बच्चे को भी त्याग सकती है, और यही होगा। एक मध्यम परिवार में अपने पुराने संस्कारों की रक्षा करना धर्म माना जाता है और मां भी यही करती है। वह अपने बड़े बेटे अविनाश, बड़े बेटे अविनाश को मां की इच्छा के विरुद्ध वह एक बंगाली लड़की से, एक बंगाली लड़की से प्रेम विवाह करवाया, परंतु मां अपनी रूढ़िवादिता मानसिकता, रूढ़ी मतलब मैंने बार बार बताया, पुरानी और संकुचित मानसिकता के कारण विजातीय मतलब दूसरी जाति की बहू को नहीं अपनाया। इस कारण अविनाश अपना घर छोड़ना पड़ता है। अविनाश की मां हर समय अपने बेटे के लिए दुखी रहती है, क्योंकि वह बड़ा बेटा है और मां को दोनों बेटे प्यारे हैं। अच्छा, दोनों भाइयों में भी बड़ा प्रेम है। उनका एक दुख मां की छोटी बहू उमा को देखा नहीं जाता है। एक दिन वह अविनाश की बहू से लड़ने जाती है, लड़ने जाती है। वह अविनाश की बहू को जैसे ही पहुंचती लड़ने के लिए देखती है कि उसका भोला स्वरूप, उसका सुंदर रूप और उसके व्यवहार पर वह निछावर हो जाती है। वो घर लौट आती है। उमा जाती है अविनाश की पत्नी से लड़ना है कि भाई तुम छोड़ दो अविनाश को। तो अविनाश की पत्नी इतना ही पूछती है, क्या आप अतुल को छोड़ सकती हैं? वह शांत हो जाती है। अचानक कहीं से मां को खबर लगती है कि अविनाश को हैजे की बीमारी ने घेर लिया था और उसकी पत्नी ने, जिसका मैंने कहा पूरी कहानी में कहीं नाम भी नहीं है, उसकी पत्नी ने अपने प्राणों की रक्षा की, अपने प्राणों की बलि लगा करके अपने उसके पति को बचा लिया। तो इस तरह से अविनाश आज ठीक है और मां को अब अपने बेटे से मिलने की इच्छा हो रही है। पर यह सब बात अतुल को पता है, अतुल की पत्नी उमा को भी पता है, मतलब छोटे बेटे और उसकी पत्नी को यह बात पता है। अच्छा, अतुल क्या करता है, अपने ऑफिस के काम से कई बार अपने बड़े भाई अविनाश से मिल लेता है, ठीक है। और अतुल की पत्नी उमा भी मिल चुकी है। चलो, मां को पसंद नहीं है अविनाश की पत्नी, बहू को स्वीकार नहीं कर सकती, पर वह जिद करती है कि वह जाना चाहती है अविनाश के घर उसे लाने के लिए, क्योंकि आज उसकी बहू बीमार है, उसकी बहू मरने वाली है और उसे डर है कि अविनाश की अगर पत्नी मर गई तो उसका बेटा भी अविनाश तब जी ना पाएगा, शायद वो मर जाएगा। तो यह सोचते हुए उसने तय करती है कि नहीं, मैं अपनी बहू को और अपने बेटे को वापस घर लाऊंगी। वह अपने पुराने संस्कारों की दास्ता से मुक्त होकर, अपनी रूढ़िवादिता से बाहर निकलकर तय करती है कि मेरा पुत्र प्रेम ज्यादा जरूरी है ना, अर्थात मैं अपने पुत्र को, अपने बेटे अविनाश को और उसकी पत्नी को वापस घर लाऊंगी। इस तरीके से वह निश्चय करती है और उसके घर के लिए निकल पड़ती है। यहीं पे कहानी खत्म होती है। बहू की विदा, ये दहेज पर कटाक्ष करती, अगर दहेज लोगे तो क्या होगा तुम्हारा, दहेज देना भी पड़ेगा। ये कहानी है जो बहुत सटीक तरीके से बताती है कि दहेज के लालची, दहेज के लोभी लोगों के साथ क्या होता है। चलिए, बहू की विदा। हालांकि अब मुझे लगता है डाउरी सिस्टम बहुत पुराना सिस्टम हो गया है। आइए, इस कहानी में 5 पात्र हैं। सबसे लालची इसमें है जीवनलाल। 5 लोग हैं इस कहानी में। जीवनलाल जो कि ससुर है, इसके बेटे का नाम है रमेश। जीवनलाल लालची व्यक्ति है। इसकी पत्नी एक भोली वाली सीधी सादी महिला है, राजेश्वरी। तो जीवनलाल और राजेश्वरी का बेटा है रमेश और इनकी एक बेटी भी है गौरी। जीवनलाल और राजेश्वरी की बेटी भी है गौरी, जिसका ब्याह हो चुका है। बेटा रमेश है और रमेश की पत्नी कमला पर ही मुख्य कहानी है। कमला पर मुख्य कहानी, ध्यान दीजिएगा। कमला को लेने उसका भाई प्रमोद आया हुआ है। शादी हो चुकी है। अब कहानी यहां से शुरू होती है। प्रमोद की बहन कमला का विवाह जीवनलाल के पुत्र रमेश के साथ होता है। मैंने बताया रमेश उसका पति है, कमला का पति है। प्रमोद अपनी पारिवारिक हैसियत के हिसाब से दहेज भी दे देता है, शादी में दहेज देता है। जीवनलाल को लगता है कि दहेज बहुत कम मिला है, अभी उसे पैसे और चाहिए। तो यहां विवाह में एक रस्म होती है कि विवाह के बाद जो पहला सावन होता है, बहू अपने मां के घर जाती है और इसके लिए विदा लेकर के जाती है। कौन आता है विदाई लेने? विदा कराने आता है भाई। तो प्रमोद पहुंचा हुआ है अपनी बहन कमला को लेने। जीवनलाल जो कि लालची है, धन का लोभी है, ये कहता है कि मैं अपनी बहू की विदाई नहीं करूंगा, मुझे 5,000 रुपया और लाके दो
तब मैं विदा करूंगा। और तुम्हारी वजह से तो मेरा समाज में नाम भी खराब हुआ। तुमने तो मुझे ठीक से पैसे भी नहीं दिए, हाँ दहेज कम दिया मुझे। वो प्रमोद का मजाक भी उड़ाता है जीवनलाल, और कहता भी है उसे कि तुमने अगर इतने पैसे कम थे तो मुझसे मुझ घर से शादी क्यों की। प्रमोद जीवनलाल से अपनी बहन को मायके भेजने की प्रार्थना करता है, हाथ जोड़ता है, मनाता है, और केवल लड़की होने के कारण उस पर होने वाले अन्याय का विरोध करता है। जीवनलाल अपनी बेटी का उदाहरण देता है। हाँ, घमंडी लोग जो होते हैं वो अपना उदाहरण बहुत देते हैं। उदाहरण देता है कि मैंने अपनी बेटी गौरी का विवाह तो बड़े धूमधाम से किया है और ससुराल वालों को खूब खातिरदारी की है कि उनको दंग कर दिया है। और वह कहता है कि मैं आज मेरी मूंछ ऊंची हो गई है क्योंकि मैंने अपनी बेटी के लिए सब कुछ सर्वस्व न्यौछावर किया है। प्रमोद यह सब सुनता है, दुखी होता है, कमला को बताता है, अपनी बहन को बताता है कि वह उसे ले जाने फिर आएगा। अभी वह अपना जा रहा है घर और अपने घर को बेच देगा ताकि वह 5,000 का दहेज की रकम जुगाड़ कर सके। कमला समझाती है कि नहीं भैया ऐसा मत करना, अभी छोटी बहन विमला भी बची है और उसकी भी शादी करनी है। कोई बात नहीं, मैं पहला मायके पहला सावन अपने ससुराल में बिता लूंगी क्योंकि यहां पर जो मेरी ननद है गौरी वो आने वाली होगी, किसी पल भी गौरी आ रही होगी। हाँ, क्योंकि उसका पति उसे लेने गया हुआ है। और उसी समय कमरे में कमला की सास आ जाती है जो कि एक भल मानस, एक अच्छी स्त्री है, एक समझदार महिला है। वो कहती है जी, वो प्रमोद को कहती है कि बेटा तुम 5,000 रुपए मेरी ही अलमारी से ले लो। वह स्वयं तिजोरी की चाबी देकर उसे कहती है कि तुम 5,000 रुपए ले लो और जाके जीवनलाल को दे दो ताकि आप कमला को विदा कर ले जाओ। पर वह पैसे लेने से मना कर देता है, बोलता नहीं। प्रमोद कहता है मैं यह काम नहीं कर सकता, मैं आपके लिए पैसे देकर आपके ही पति को यस नहीं दे सकता। उसी समय रमेश अपनी बहन गौरी को विदा किए घर पहुंचता है और गौरी के ससुराल वाले भी दहेज कम बहाना बनाकर गौरी को आने से मना कर देते हैं। देखा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। क्या हुआ, जीवनलाल को बड़ा गुस्सा आता है जब उसके ससुराल वाले उसकी बेटी को घर नहीं भेजते हैं। उसका भी पहला सावन होता है, वह उनको बहुत बुला भरा कहता है, नाराज होता है और दुहाई देता है कि इंसानियत नहीं है उनके अंदर, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। तभी राजेश्वरी आ जाती है, उसकी पत्नी आ जाती है। हाँ, जीवनलाल की पत्नी, ध्यान से देखिएगा, एक महिला होकर के किस तरीके से समझदारी से काम लिया। अपने पति को कहती है कि अपनी आंखें खोलो, तुम अभी दुनिया भर को शराफत और इंसानियत की दुहाई दे रहे हो, तुम्हारी बेटी नहीं आई है, तुम खुद अपनी बहू को दहेज के लिए 5,000 के लिए क्या कर रहे हो, रोक रहे हो, उसको घर जाने से, अपने मायके जाने से रोक रहे हो, उसके भाई का भी तुमने अपमान किया है। जीवनलाल को यहां पे अपनी गलती का एहसास होता है। देखिएगा, ससुर को अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपनी पत्नी से कहता है राजेश्वरी जाओ बहू की विदाई की तैयारी करो, और जीवनलाल भी अपने बदले व्यवहार से सभी प्रसन्न होते हैं। और इस तरीके से जहां घर में क्रोध, आवेश, नफरत का माहौल था वहां खुशी का माहौल आ गया। चलिए अगली कहानी तैयार है। मातृभूमि का मान, अर्थात अपने मातृभूमि, जिस भूमि में हमने जन्म लिया, हाँ उसकी इज्जत। तो कहानी में 5 मेन पात्र है। पहला है राव हेमू। अब ये कौन है? राव हेमू बूंदी के राजा हैं। बूंदी एक बहुत छोटा सा शहर है, हाँ राजस्थान में एक छोटा सा शहर है बूंदी, राजपूतों का शहर है। अभय सिंह, अभय सिंह कौन है? मेवाड़ का सेनापति। और मेवाड़ के राजा कौन है? मेवाड़ के राजा है महाराणा लाखा, एक लालची, एक दम्भी, एक घमंडी राजा है। कौन? महाराणा लाखा। वीर सिंह, जिसपे पूरी कहानी है, सारी कहानी इस वीर सिपाही वीर सिंह की है, जो मेवाड़ की सेना में एक सिपाही है। ध्यान देने लायक बात है, कहानी में ट्विस्ट यही है कि वीर सिंह काम तो करता है मेवाड़ की सेना में क्योंकि वहां पर वो सिपाही है, पर वह मातृभूमि उसकी कौन सी है? भूमि है, सॉरी बूंदी है, उसकी मातृभूमि बूंदी है। साथ ही में वीर सिंह के साथियों का भी वर्णन आइए देखते हैं। एकाकी में राजपूत, इस कहानी में राजपूत शक्ति को एक सूत्र में बांधने के लिए महाराणा लाखा चाहते हैं कि बूंदी उनका अधीन आ जाए, उनके गुलाम आ जाए। अब जानते हैं राजपूत लोग किसी के गुलाम नहीं रहना पसंद करते। तो मेवाड़ के नरेश का मतलब राजा का नाम बता दिया। महाराणा लाखा ने अपने सेनापति को भेजा, बूंदी के राजा राव हेमू के पास भेजा कि भैया हमारा अधीन स्वीकार कर लो और हम लोग मिल करके एकजुट रहेंगे। परंतु राव ने यह कहकर मना कर दिया कि भैया हम आपका आदर करते हैं पर हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। हम वे शक्ति नहीं प्रेम का अनुशासन करना चाहते हैं। वे स्वतंत्र राज भी रहना चाहते हैं और स्वतंत्र रह करके महाराणाओं का आदर करते हैं पर अधीन रहकर उनकी सेवा करना नहीं। हाँ भाई हम क्यों आपके अंडर में रहेंगे भाई? यह सुनकर महाराणा लाखा ने बूंदी पर आक्रमण कर दिया। बस मैंने कहा था बहुत घमंडी राजा थे, है ना, हर हाल में बूंदी को अपने कब्जे में करना चाहते थे। परंतु मेवाड़ के शासक महाराणा लाखा को युद्ध में हारना पड़ा। हाँ, बूंदी के राजा द्वारा उसे हार का सामना करना पड़ा और जान बचाकर उसे वापस लौटना पड़ा। अब पूरे राज्य में हाँ राजा की थूथू होने लगी, उसे धिक्कार आने लगा, उन्हें खुद आत्मग्लानि होने लगी क्योंकि वह लोगों के बीच अब जाना नहीं पसंद कर रहे थे। वे अब किसी भी तरह हाड़ाओं को हराकर, हाँ हाड़ाओं मतलब बूंदी के लोग, वे अब किसी भी तरह हाड़ाओं को हराकर माथे पर पराजय का कलंक धोना चाहते थे। और उन्होंने आवेश में आकर, जोश में आकर एक प्रतिज्ञा ले ली। क्या प्रतिज्ञा ली? कि जब तक बूंदी के दुर्ग में ससैन्य प्रवेश नहीं करेंगे तब तक अन्न जल नहीं करेंगे। अर्थात जब तक बूंदी को अपनी सेना के साथ जीत के उसके अंदर प्रवेश नहीं कर जाएंगे तब तक क्या करेंगे? अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। जोश में तो होश खो दिया उन्होंने, कह दिया ऐसा। पर अब प्रतिज्ञा पूरी कैसे करें? तो वहां में जो महाराणा को चारणी है,
चारणी मतलब होता है सलाहकार टाइप के लोग होते हैं ना जो, हाँ, वो उन्होंने सलाह दी कि एक नकली क्या बनाया जाए, बूंदी का किला बनाया जाए और उसको विध्वंस कर दिया जाए, अर्थात महाराणा लाखा उसको जीत लें ताकि उनकी प्रतिज्ञा पूरी हो जाए। देखिए, असली को जीत नहीं पा रहे तो नकली को जीतना चाहते हैं। महाराणा की प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए बूंदी का एक नकली किला भी बनवाया गया और उस किले को जीतने के लिए नकली युद्ध भी करना पड़ेगा। पर इस नकली युद्ध में, ध्यान से सुनिएगा, इस नकली युद्ध में वीर सिंह और इसके साथियों को दुर्ग के उस तरफ अर्थात उन्हें रखा गया है बूंदी की तरफ। अब वीर सिंह नकली युद्ध में भी अपनी मां का अपमान नहीं देख सकते, तो वीर सिंह क्योंकि सच्चे देशभक्त थे, वो अपनी मातृभूमि से प्रेम, बूंदी से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने मेवाड़ में रहते हुए भी वह महाराणा की सेना में नौकरी कर रहे थे। चलो, नकली युद्ध हुआ, वह असली युद्ध से भी ज्यादा तैयारी की। वीर सिंह ने अपनी मातृभूमि के लिए, नकली दूत को बचाने के लिए अपने सारे साथियों के साथ प्रतिज्ञा ली कि जब तक अंतिम सांस रहेगी हम मेवाड़ के हाथों हारेंगे नहीं, और हारा जाति अर्थात उनकी खुद की जातियों का अंत तक, प्राण के अंत तक क्या करेंगे, लड़ाई करेंगे। महाराणा के सिपाहियों पे वे सब भारी पड़ जाते हैं, जिसके कारण महाराणा के सिपाही नकली किले पर भी अपना अधिकार जमाने से असमर्थ हो जाते हैं। परंतु अंत में दुर्ग की रक्षा के लिए वीर सिंह की प्राण की आहुति दे दी, अर्थात वीर सिंह मारा जाता है। मेवाड़ के महाराणा लाखा चारणी से कहते हैं कि उन्होंने वीर सिंह को मृत्यु के कारण बहुत पश्चाताप हो रहा है। उन्होंने झूठे घमंड के कारण न केवल अपनी मातृभूमि से प्यार करने वाले एक सच्चे वीर का साथ, बल्कि न जाने कितने निर्दोष सैनिकों की जान ले ली। तो इस नकली दुर्ग को जीतने में भी उन्होंने बहुतों की बलि देनी पड़ गई। इसका उसे अपमान, उसे अपना भूल पता चल जाती है महाराणा लाखा को। उसी समय राव हेमू आ जाते हैं। राव हेमू बूंदी के शासक आ जाते हैं और कहते हैं कि बूंदी की हाड़ा सुख दुख दोनों में ही मेवाड़ के साथ रहे हैं, आगे भी रहेंगे, और वीर सिंह का बलिदान उनको मातृभूमि की मान रखना सिखाता है। और इसी तरह से वीर सिंह के शव के आगे वो हाथ जोड़ करके दोनों जन खड़े होते हैं। तो एक सिपाही ने दो राजाओं को मिला दिया। चलो, अगली कहानी सूखी डाली। तो यह कहानी ज्वाइंट फैमिली की है। ज्वाइंट फैमिली में थोड़ी नोकझोंक तो हमेशा होती है, और जब कोई नई बहू आ जाती है और खास करके जब पढ़ी लिखी बहू आ जाती है, हाँ, कहानी बेला की है। कहानी बेला की है, जिसे नई बहू, पढ़ी लिखी बहू है, और बाकी लोग जो गांव में संयुक्त परिवार में है, सब उसे नापसंद कर रहे हैं। आइए क्या है कहानी देखते हैं। तो ये सूखी डाली एक संयुक्त परिवार के महत्व को दर्शाती है। कहानी दादा मूलराज की है। दादा मूलराज एक संयुक्त परिवार के सदस्य हैं। वहां उनके पोते की बहू, ध्यान दीजिएगा, उनके पोते की बहू एकल परिवार में विश्वास करती है। पोते की बहू बेला संयुक्त परिवार में विश्वास जगाने के लिए, है ना, अपनी बहू का विश्वास जगाने के लिए उसने अपने विचारों को उस पर नहीं थोपा, बल्कि भावनाओं का सम्मान करते हुए उसे स्वतंत्र देता है, जो अंततः उसे संयुक्त परिवार का महत्व समझाती है। तो कहानी में कौन कौन है? कहानी में कई पुरुष और महिला पात्र हैं, जिसमें दादा मूलराज है, करमचंद है, परेश है, परेश पति है बेला का, ध्यान दीजिएगा, भाषा है, मल्लू है, और महिला पात्र में बेला है। बेला मुख्य पात्र है, इसमें बता दिया। बेला है, छोटी भाभी है, मध्यम भाभी है, बड़ी बहू है, पारो है, और रजवा घर में काम करती है। कहानी में मूलराज दादा घर के मुखिया है। 72 वर्ष उनकी उम्र है। दादा मूलराज अपने परिवार को एक बरगद का पेड़ मानते हैं, इसीलिए नाम है सूखी डाली। दादा मूलराज मानते हैं कि उनका पेड़ एक बरगद, उनका परिवार एक बरगद का पेड़ है, और परिवार का हर सदस्य पेड़ से जुड़ी शाखाएं हैं, क्योंकि बरगद का पेड़ बड़ा विशाल होता है। वो अपने परिवार को, किसी एक डाली को परिवार के किसी अलग नहीं देख सकते हैं, और संयुक्त परिवार के उपासक होने के कारण वो परिवार को टूटने से बचाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। कौन? दादा मूलराज। दादा के सभी सदस्य को उचित स्वतंत्रता और सम्मान, वो चाहते हैं घर में सबको बराबर सम्मान मिले। वो किसी को अपने विचार नहीं थोपना चाहते हैं सबको घर में एक उचित वातावरण मिले। दादा परिवार के सदस्यों में प्रेम और सम्मानित, सभी उनका आदर सम्मान करते हैं। दादा बुद्धिमानी भी है, दूरदर्शी भी है, और सूझबूझ से अपने परिवार के सबसे शिखर में है। इस परिवार में नई बहू बेला, परिवार में अलगाव की स्थिति पैदा हो जाती है। कैसे? दादा बड़ी कुशलता से, बेला एक पढ़ी लिखी संस्कारी परिवार से ताल्लुक रखती है। उसकी शादी परेश से हो जाती है, जो कि इस परिवार का पढ़ा लिखा लड़का है। पर परेश नायाब तहसीलदार पर कार्यरत है, और उन्हें घर में छोटी बहू, नायाब तहसीलदार के पद कार्यरत है, इसलिए उन्हें घर में छोटी बहू कहा जाता है। छोटी बहू मतलब क्योंकि सबसे छोटा लड़का है। छोटी बहू आए दिन मामा की तारीफ करती रहती है, और इसी वजह से सभी सदस्य उसे घमंडी समझते हैं, क्योंकि अपने घर की तारीफ करती रहती है और उनकी बातों पर हंसते रहते हैं। साथ ही घर के सदस्य अभिमानी और उसे अभिमानी मानते हैं, उसकी आलोचना करते हैं, उसका उपहास करते हैं। छोटी बहू एक बड़े घर की उच्च शिक्षित बेटी है, याद रखिएगा। उमा पढ़ी लिखी है, समझदार है। सॉरी, मैंने उमा बोला, बेला। अब उसके सामने तो लोग क्या करते हैं, अपनी हंसी दबा लेते हैं। जब सब लोग आपस में बैठे, घर के बरामदे में बैठे बात कर रहे होते हैं, हंसी मजाक ठहाका चलता है, पर जैसे ही वहां बेला पहुंचती है, सब हंसना बंद कर देते हैं। तो इस बेला को बहुत उससे दुख होता है। उसे लगता है कि जरूर वही उपहास का कारण है। घर में अलगाव से बचाने के लिए सभी की एक सभा बुलाई जाती है, और सभी को कहा जाता है कि छोटी बहू का व्यवहार के साथ कैसा व्यवहार करना है। दादा सबको समझाते हैं मूलराज कि छोटी बहू का कोई मजाक न उड़ाए, और उसकी बातों को सब लोग समझेंगे। दादा ने सभी को समझाया कि कोई भी व्यक्ति अपनी उम्र और हैसियत से ऊपर नहीं होता, और वह छोटी बहू को भले ही रिश्ते में छोटी है, लेकिन बुद्धि और दृष्टि में सबसे बड़ी होने के कारण घर के सदस्यों में छोटी बहू की बुद्धि और योग्यता का लाभ उठाना चाहिए। वह सभी सदस्यों को उचित सम्मान देते हैं और सबको राय देते हैं
कि सबको पढ़ने का समय देते हैं। कहते हैं कि आप सब छोटी बहू बेला का मान करेंगे, उसके साथ कोई भी अपमानजनक बात नहीं करेंगे। दादा की बात सुनकर सभी अपना विचार बदल लेते हैं। दादा के कहने पे सभी बेला को अधिक इज्जत देने लगते हैं। थोड़े ही समय में बेला को महसूस लगता है कि यह परिवार उसी का है। वह दादा से कहती है कि वह बरगद के पेड़ के अलावा कोई डाली नहीं दिख रही है जिसे वह देख पाएगी, जिसे वह देख पा रही है कि वह सूख गई है। वह ऐसी सूखी डाली नहीं बनना चाहती जो पेड़ के विकास में योगदान न दे सके। इसलिए अंत में बेला भी संयुक्त परिवार में साथ रहना स्वीकार करती है। बेला भी दादा के द्वारा दिए गए कपड़ों को कई दिन से नहीं धो रही होती है, पर अब बेला बिना किसी के कहे इंदु के साथ मिलकर के, जिससे वो नाराज रहती थी, साथ मिलकर के कपड़ा धो रही होती है। कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अर्थात परिवार बंटने से बच जाता है, बिखरने से बच जाता है। महाभारत की सांझ, यह कहानी महाभारत से निकाली गई है, ली गई है। सांझ मतलब होता है शाम। इस कहानी में बताया गया है कि आप चाहे कितने भी कूटनीतिक बलवान बुद्धिमान क्यों ना हो, परंतु आपका रास्ता धर्म का नहीं है तो आपका अंत निश्चित है। ठीक है, तो धर्म पे चलने का रास्ता है। इसमें 5 पात्र हैं। धृतराष्ट्र है। धृतराष्ट्र कौरवों के पिता है। कौरव 100 भाई हैं। इनके पास आंख नहीं है, मालूम है आपको। संजय है, संजय उनका केयरटेकर एक तरह से कह सकते हैं। दुर्योधन है धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा बेटा, जिसने महाभारत का युद्ध, जिसके ऊपर महाभारत युद्ध कराने का जो इल्जाम है, कह सकते हैं महाभारत इसी की वजह से हुआ। कौरवों की बात मान लेते तो शायद दुर्योधन, तो शायद युद्ध न होता। पांडवों की बात मानने पर भी। और पांडवों में सबसे बड़े हैं युधिष्ठिर, जिसे धर्मराज भी कहा जाता है। कहा जाता है कि कभी भी उन्होंने कोई झूठ नहीं बोला है, और उनसे छोटे हैं भीम। तो ये 5 पात्रों में कहानी है। महाभारत का युद्ध की अंतिम सांझ का वर्णन है। ऐसा माना जाता है कि युद्ध में सब मारे गए हैं, कौरव की सारी सेना मारी गई है, बचा है सिर्फ कौन? एक दुर्योधन। और दुर्योधन ने अपनी जान बचाने के लिए दैत्यवन के सरोवर में एक जल स्तंभ में जाके छुप गया है, पानी के नीचे छुप गया है। और एक अहिरी ने पांडवों को बता दिया कि वो कहां छुपा है। और ऐसा माना जाता है कि महाभारत का युद्ध तब तक अंत नहीं माना जाएगा जब तक दुर्योधन का अंत न हो, अर्थात दुर्योधन को मारना ही पड़ेगा। युधिष्ठिर और भीम अहिरी से सूचना मिलने पर वहीं जल सरोवर में पहुंचते हैं, उसे युद्ध के लिए ललकारते हैं कि दुर्योधन आओ। दुर्योधन नहीं निकलता है। वो उसको कई तरह का चैलेंज देते हैं और वह बाहर नहीं आता है। वो कहता है मुझे राज्य नहीं चाहिए। दुर्योधन डर जाता है और युधिष्ठिर और भीम उसे ललकारते रहते हैं और श्रृंगार करने के बाद उसे क्या करते हैं? लज्जित करते हैं, अपमानित करते हैं। यह बातों पे नहीं आने के बाद वो युद्ध करना तो पड़ेगा ही। दुर्योधन और युधिष्ठिर के बीच कई बातों को लेकर बातचीत होती है। अंत में दुर्योधन जल से बाहर आकर भीम से युद्ध करता है, पर जानते ही हैं दुर्योधन की हार होती है और दुर्योधन की जंगा को फाड़ देता है भीम। दुर्योधन जिस समय अपनी अंतिम सांस ले रहा था, उस समय युधिष्ठिर दुर्योधन को पीड़ा कम करने के उद्देश्य से दुर्योधन के पास आता है। और यहां भी दुर्योधन को लगता है कि अब अंतिम समय में युधिष्ठिर उसे चैन से नहीं जीने दे रहे हैं। उसने पुनः दोनों के बीच कई मुद्दों पे बात होती है और उसमें से दुर्योधन कई सारे वाक्य, कई से प्रश्न पूछता है। उनमें से एक प्रश्न है कि मेरे पिता अंधे क्यों हुए? बताओ, मेरे पिता धृतराष्ट्र अंधे क्यों हुए? क्यों उनसे राज्य ले लिया गया? क्यों पांडु को राज्य दिया गया? मेरे पिता तो बड़े थे। देखा, तो ऐसे कई सारे क्या करते हैं? प्रश्न करते हैं। चलो, दीपदान। वैसे तो गंगा में लोग दिए को जलाकर भगवान को अर्पित करते हैं, मां गंगा को अर्पित करते हैं और इस अविरल धारा में छोड़ देते हैं ताकि मां गंगा के साथ ये निश्चल शरीर जो है उनके साथ समाहित हो जाए। तो यहां पर भी एक बहुत गहरा अर्थ है इसका। दीपदान एक कथा चित्तौड़ की है। ये एक ऐतिहासिक घटना है। ये एक हिस्टोरिकल घटना है जिसमें पन्नाध्याय, जो एक की कह सकते हैं एक धाय है। धाय मतलब होता है मां के बाद जो देखभाल करती है ना, उसे कहते हैं ध्याय। कि अपूर्व त्याग, बलिदान और देश प्रेम की कहानी है। इस कहानी के मुख्य पात्र है कुंवर उदय जो कि राज्य के असली वारिस हैं। ठीक है, सिंहासन के असली उत्तराधिकारी, चित्तौड़ के सिंहासन के उत्तराधिकारी हैं। पन्नाध्यायी है जो उनकी सेविका है ना, जो उनका पालन पोषण कर रही है। सोना है, एक बहुत खूबसूरत लड़की है। सोना नाम भी है तो सुंदर भी है ना। ये सेनापति की बेटी है, खूबसूरत है। चंदन है, पन्नाध्याय का बेटा है चंदन। सामली है, कीरत है और बनवीर है। कहानी का विलन है बनवीर। आइए शुरू करते हैं। महाराज सांगा की मृत्यु हो जाती है। महाराज सांगा की मृत्यु के बाद उनके पुत्र कुंवर उदय सिंह को राज सिंहासन का उत्तराधिकारी था, परंतु उस समय उस उम्र कितनी थी? सिर्फ 14 साल। तो महाराज सांगा के भाई पृथ्वीराज, इनके भाई का नाम है पृथ्वीराज, उनका एक दासी पुत्र था बनवीर, उसको राज्य संभालने की जिम्मेदारी दे दी गई। तो बनवीर दासी का पुत्र है, ध्यान दीजिएगा, और उसको राज्य संभालने की जिम्मेदारी दे दी गई। ठीक है, जब तक कुंवर बड़े हो रहे हैं तब तक आप राज्य संभालिए। और जानते हैं इंसान के मन में लालच आ जाती है, वही हुआ। धीरे धीरे राज हड़पने की उसने योजना बना ली बनवीर ने। बनवीर को लगा कि मेरे राजा बनने के राज्य में रोड़ा एक ही है और वो है राजकुमार। उसने तय कर लिया कि वह कुंवर उदय सिंह को मार देगा। वह चित्तौड़ पर अपना एक छत्र शासन जमाना चाहता था और पन्नाध्याय को, जो कि कुंवर उदय सिंह की ध्याय मां थी, उनको उसका बाल भी बाका नहीं होने देना था। कहानी यहीं पर है। कुंवर ने उदय सिंह को अपने रास्ते से हटाने के लिए एक योजना बनाई और क्या किया? महल में दीपदान का आयोजन किया। एक बड़ा सा सम्मेलन किया जिसमें बहुत नृत्य होना है, मेला लगना है, बहुत मौज धूम धड़ाका होना है। उस दीपदान के आड़ में वह
उदय सिंह की हत्या करने का प्लान बना रहा था। और कुंवर उदय सिंह को उस उत्सव में शामिल करने के लिए कि कुंवर आए उस उत्सव में जहां पे उसका मर्डर हो जाएगा, वो अपने राज्य के सेनापति स्वरूप सिंह राज्य के सेनापति हैं, अब की बेटी सोना को भेजता है, जो कि मैंने कहा बहुत ही सुंदर, सुंदर स्त्री है। परंतु पन्नाध्याय किसी भी सूरत पर उदय सिंह को वहां जाने से मना कर देती है। वो मना कर देती है कि कुंवर वहां नहीं जाएंगे। अब बनवीर को गुस्सा आ जाता है। वो राज हटाने के मंसूबे से अच्छी तरह जानता है और वह जानता है कि आज के दीपदान के दिन, ठीक है, ऐसे में सोना का आना, नृत्य की प्रशंसा करना, कुंवर उदय सिंह का भी उसी तरह नाच गाने में शामिल करना पन्नाध्याय को उत्तेजित कर देता है। सोना के जाते ही शामली नामक सेविका, ध्यान दीजिएगा, शामली जो कि उसकी सेविका है, वो बताती है कि पन्नाध्याय को कि विक्रमादित्य की हत्या कर दी गई है, विक्रमादित्य को मार दिया गया है और बनवीर नंगी तलवार लेकर यहीं आ रहा है। अर्थात वह कुंवर को अब मारने को तैयार है। पन्नाध्याय के सामने केवल एक ही उद्देश्य है और वो है कुंवर उदय सिंह की रक्षा करना। इतने में महल में जूठी पत्थर उठाने वाला कीरत नाम का एक व्यक्ति आ जाता है। कीरत बारी उसका पूरा नाम है। कीरत बारी पन्ना के कक्ष में आता है। पन्नाध्याय उसे देखते ही एक उपाय सोचता है। पन्ना उसकी टोकरी में कुंवर उदय सिंह को छुपाकर महल के बाहर एक सुरक्षित स्थान पे भेज देती है। कीरत की टोकरी में कुंवर को बैठा करके बाहर भेज देती है, महल से बचा लेती है। और कुंवर उदय सिंह की शैया में, और कुंवर जिस बिस्तरे पे कुंवर का बिस्तरा था, कुंवर के ही वस्त्र, कुंवर का ही बिस्तरे पर अपने पुत्र चंदन को सुला देती है। और उसी समय बनवीर पहुंच चुका होता है, नंगी तलवार होती है उसके हाथ में, वह प्रवेश में करता है। पन्नाध्याय अनेक तरीके से कुंवर को समझाना चाहती है। वह कुंवर उदय सिंह को, अपने पुत्र रूपी कुंवर उदय सिंह को बनवीर से बचाने का बहुत प्रयास करती है, परंतु बनवीर चंदन को कुंवर उदय सिंह समझकर उसको मार देता है और मां पन्नाध्याय वहां मूर्छित हो जाती है। तो इस तरह से मां ने अपने पुत्र का सर्वस्व त्याग किया सिर्फ अपना कर्तव्य पालन करने के लिए। यही है ये कहानी।